जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी डेबिट क्रेडिट इक्वल ठीक है। हाँ जी, IS 37 हमारा चल रहा था, इन प्रोसेस था। क्वेश्चन हमने पिछले सारे कर लिए थे और 11, 10, 13, 14 सारे हो गए जो सवाल है। सही है ना जी? कोई आपका सवाल जितना हमने पढ़ा यहां तक? हाँ जी, कोई सवाल नहीं आपका IS 37 से रिलेटेड। क्वेश्चन 14.2 में इंश्योरेंस रिसीवेबल 6 मिलियन नहीं होनी चाहिए। आप बता रहे हैं नहीं होनी चाहिए या पूछ रहे हैं कि इतनी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ जी, यकीनन आपने पूछा होगा कि इतना नहीं होना चाहिए, क्या पूछा है। बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। ओपन हो जाए जरा फाइल। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 ये आ गया। ये तो कल किया था हमने। इसमें जो है वो हमने क्या करना है, 10.4 मिलियन रिसीवेबल लिखना है बस। जितना हमने पहले पार्ट में रिकॉर्ड किया, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या रिकॉर्ड किया था, हमने लायबिलिटी रिकॉर्ड की थी 10.4 की। ठीक है, ये हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया था कि चांसेस जो गिवन है ये चांसेस ऑफ अमाउंट है, पेमेंट तो करनी ही करनी है, चांसेस ऑफ अमाउंट है। तो 60% और 40%, तो हमने 10.4 की अमाउंट निकाली थी। तो यहां पे हमने 10.4 फर्स्ट पार्ट में रिकॉर्ड कर दिया, लायबिलिटी प्रोविजन कर दी हमने। तो सेकंड में हम 10.4 का रिसीवेबल रिकॉर्ड कर देंगे। 14 मिलियन का क्लेम एक्सेप्ट हो चुका है। 14 में से 10.4 हमने रिकॉर्ड कर लिया, माइनस कर दें, कितना बन गया 3.6 प्लस 2 मिलियन और, तो 5.6 का हम डिस्क्लोजर दे देंगे। ये हमने डिस्कस किया था कल। अच्छा जी, सबसे पहली बात, आज जुम्मतुल मुबारक का दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। हाँ जी, एंट्री कितने से पास होगी? एंट्रीज मैंने शायद कल करके दी थी कि नहीं। 10.4 जब कह रहे हैं तो उसी की एंट्री होगी ना। पहले पार्ट में क्लेम एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर क्लेम क्रेडिट, 10.4, ये पहले पार्ट में एंट्री करनी है। दूसरे पार्ट में क्या होगा, क्लेम रिसीवेबल डेबिट, ये हमने डिस्कस किया था, जितना पेबल हो उससे ज़्यादा हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और क्लेम एक्सपेंस क्रेडिट कर देंगे, जब क्लेम मिल जाएगा फिर इनकम डालते रहेंगे, लेकिन अभी नहीं। ये एंट्री है सेकंड पार्ट की। और साथ डिस्क्लोजर है 5.6 मिलियन का। कि 5.6 मिलियन जो है फर्दर कैन बी रिकवर्ड। अच्छा जी, एक और बात की गई है, वो फरमाया गया कि IS 10 और 37 में कोई स्पेसिफिक डिफरेंस
कन्फ्यूजन हो जाती है क्वेश्चंस में। हर सवाल में हम बात कर रहे होते हैं कि ये एडजस्टिंग इवेंट है, नॉन एडजस्टिंग है। ये दोनों स्टैंडर्ड अलग हो ही नहीं सकते एक दूसरे से, पहले इकट्ठे ही होते थे, अब अलग अलग हो गए। ठीक है, क्योंकि जो 37 में चीज़ें ना वो पहले थोड़ी सी थी, तो वो काफ़ी सारा उसमें चेंज करना था, तो नया 7 स्टैंडर्ड बना दिया। 10 जो है वो उसी तरह जैसे पहले था तकरीबन। तो हमें जो है वो दोनों को साथ साथ लेके चलना पड़ता है। ठीक है, डिफरेंस ये है कि उसमें एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट का बताया हुआ है, और फिर IS 37 जो है वो कॉन्टीजेंसीज की बात करता है। जैसे अभी हम ये क्वेश्चन नंबर अगर 14 की बात करें, तो इसमें 10 जून को इंजरी हो गई, क्लेम फाइल हुआ बाद में, मैटर तो पहले से रिलेट करता है ना, तो ये एडजस्टिंग इवेंट है, ये एडजस्टिंग इवेंट है। सबसे पहले हमने बताया एडजस्टिंग इवेंट है, IS 10 ने कहा ये एडजस्टिंग है। अच्छा, फिर अमाउंट क्या रिकॉर्ड करनी है? अब IS 37 आ गया। IS 37 कहता है कि प्रोबेबल है, एंटिसिपेट कर रहे हैं कि देना है, तो प्रोविजन करें। कितनी करें वो उसके लिए बताया, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लें, एवरेज अमाउंट निकाल लें। तो हमने IS 37 अप्लाई किया और एंटी पास कर दी, तो दोनों स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहे हैं। फिर नंबर 2, ये भी एडजस्टिंग इवेंट है, इसको रिकॉर्ड करना है, क्योंकि मैटर जो है वो पहले से रिलेट करता है, एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बाद में आ रही हैं। अब IS 37 अप्लाई हो रहा है, कितना रिकॉर्ड कर दें? IS 37 कहता है जितना पेबल रिकॉर्ड किया उससे ज़्यादा रिसीवेबल आप इंश्योरेंस क्लेम रिकॉर्ड, रीइंबर्समेंट उससे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो 10.4 से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और साथ IS 37 ने कहा कि बाकी का आप डिस्क्लोजर दे दें, तो बाकी का हम डिस्क्लोजर दे दें। हाँ जी, ठीक बात। तो इस तरह कोई उनको अलहदा करने की ज़रूरत नहीं है, बीच में ये भी बताना देखना पड़ता है ये एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग है। IS 10 से इतना देख लिया, डायरेक्ट हो तो IS 10 ही अप्लाई कर दिया, जैसे लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV है तो उस पर IS 37 अप्लाई नहीं होगा। कोई एसेट खरीदा तो उस पर IS 37 अप्लाई नहीं होगा, कोई एसेट बेचा तो उस पर IS 37 अप्लाई नहीं होगा। IS 37 सिर्फ उन केसेस में अप्लाई होगा जहां पे कॉन्टीजेंट लायबिलिटी या कॉन्टीजेंट एसेट बन रहा है। ठीक है, जहां पे कॉन्टीजेंट लायबिलिटी या कॉन्टीजेंट एसेट बन रहा है। पेबल और रिसीवेबल सेपरेट है तो पेबल के इक्वल क्यों रिकॉर्ड करना? IS ने कह दिया ना, ठीक है, IS ने कह दिया कि उससे ज़्यादा मत आप रिकॉर्ड करें बस, तो इसलिए ये यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें पढ़ लेना था आपने, बताया तो था मैंने। अभी यहाँ पे देख लेते हैं किधर लिखा हुआ है रीइंबर्समेंट का पॉइंट। ये रीइंबर्समेंट का पॉइंट है, और ये लिखा हुआ है अमाउंट रिकॉग्नाइज फॉर द रीइंबर्समेंट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ द प्रोविजन। जितनी आपने प्रोविजन की उससे ज़्यादा रिसीवेबल नहीं लिख सकते बस। ठीक है, क्योंकि आमतौर पे उससे ज़्यादा पैसे मिलते नहीं है, तो अगर आपने क्लेम एक्सेप्ट करा भी लिया है तो जब वो आपको क्लेम देने लगेंगे तो वो आपको कहेंगे लाइन जी डॉक्यूमेंट दिखाएं, आप डॉक्यूमेंट दिखाएंगे कि आपने कितना क्लेम दिया, तो पकड़े जाएंगे, तो वो पैसे काट लेंगे आपके। तो इसलिए अभी जो है वो 100% श्योरिटी नहीं है कि पूरा क्लेम आपको मिल जाए, बेशक एक्सेप्ट हो गया हो, क्योंकि जब तक पैसे मिल नहीं जाते तब तक गारंटी नहीं है, तो हो सकता है कि वो पैसे काट लें। तो चूंकि रिसीवेबल की बात हो रही है इसलिए वो कह रहे हैं कि आप इनकम मत ही लिखें अभी, जब आपको मिल जाए तो अब तो मिल गए, अब तो आप मौजें करें, छाले मारें कि पैसे मिल गए तो अब इनकम रिकॉर्ड कर लें, वो मैंने एंट्री करवा भी दी थी। तो सिर्फ जब तक रिसीवेबल है तब तक उससे ज़्यादा ना लिखें, जब पैसे मिल जाएं तो फिर तो जाहिर है एंट्री पूरी होनी है, फिर तो बाकी इनकम आ ही जाएगी। चलें जी, हाँ जी, बात करते हैं आगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। इफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज मटेरियल इंपॉर्टेंट, तो फिर क्या करेंगे? प्रोविजन विल बी रिकॉर्डेड एट प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू पे जो है वो आप एंट्री पास करें।
प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करें। सवाल में बड़ी सादा सी बात है कि अगर डिस्काउंट रेट दिया होगा तो प्रेजेंट वैल्यू लगा देंगे। और वैसे ये कौन सी लायबिलिटी में होता है? जहां पे महीने 2 महीने बाद पे करना है वहां नहीं जरूरत होती। जहां पे सालों के बाद पेमेंट होनी है, सालों के बाद, तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल देखते हैं एक, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7। ए कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिसमेंटल इट्स प्लांट आफ्टर 5 years। 5 साल बाद डिसमेंटल करना है। इट हैज मेड एन एस्टिमेट फॉर द डिस्काउंटिंग कॉस्ट ऑफ रुपीज 1 लाख रुपए। डिस्काउंट रेट इज 8%। 5 साल बाद पे करना है। आज एंट्री पास करनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1/1 प्लस 0.08। 5 साल के बाद है तो n 5 हो जाएगा। अमाउंट निकाल दें, क्या आती है? ये प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है कि आज, टुडे, स्टार्ट पे। हाँ जी, अमाउंट कैलकुलेट कर दें जरा, प्रेजेंट वैल्यू निकाल दीजिएगा। हाँ जी, छुट्टियों की अनाउंसमेंट हो गई। क्या आपको रिजल्ट के लिए छुट्टियां होंगी? कितनी होंगी? 68058 छुट्टियां हो जाएंगी आपको। ये छुट्टियों का जवाब बताया, कहते जी 68058 छुट्टियां हो जाएंगी। हाँ, 68,000 सेकंड्स की शायद बन जाए छुट्टियां, पता नहीं इतने सेकंड भी बनेंगे कि नहीं। हाँ जी, 14-15 मई की जो है वो छुट्टी है। ठीक है, 14-15 मई की छुट्टी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि कल सैटरडे है, क्लास होगी, और मंडे को भी क्लास होगी। उसके बाद ट्यूसडे वेडनेसडे 2 दिन ऑफ है, और फिर थर्सडे से इंशाल्लाह क्लास दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। राइट, चलें जी, इंशाल्लाह। और फिर दोबारा आप सबसे मुलाकात होगी। ठीक है, रिजल्ट इंशाल्लाह अच्छा ही आएगा, अल्लाह खैर रखे। और अगर खुदा ना खास्ता कोई थोड़ा बहुत अप डाउन हो भी जाता है तो जो कोर्सेज आप पढ़ रहे हैं उनको कंटिन्यू रखें। मेरा ख्याल है कि उनको कंटिन्यू रखना चाहिए, उनको जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि पढ़ रहे हैं इतने अरसे से, इतने सारे टॉपिक पढ़ लिए, काफ़ी सारे पढ़ लिए। कितने पढ़ लिए हमने? हाँ जी, कंपनी फाइनल अकाउंट पढ़ा, उसके बाद जो है हमने IAS 16 पढ़ा, 2 हो गए। रिवैल्यूएशन का पढ़ा, फिर हमने IAS 38 पढ़ा, इंटेंजिबल एसेट का 3 हो गए। उसके बाद हमने लीज पढ़ा, 4 हो गए। फिर हमने IAS 10 पढ़ा, 5 हो गए। अब हम IAS 37 पढ़ रहे हैं, 6 हो गए। और अभी एक टॉपिक हम देखते हैं, अगर आज नहीं शुरू होता तो कल शुरू करेंगे, और मंडे को भी पढ़ेंगे। 7 टॉपिक हो जाएंगे। तो इतने सारे टॉपिक एक सब्जेक्ट के पढ़े हों और फिर काम भी किया हो, इंपॉर्टेंट ये काम किया हो, तो साथ उसके सवाल वगैरह भी किए हों, तो फिर अद्धा सिलेबस जो है वो, अद्धा तो खैर नहीं हुआ अभी, ठीक है, क्योंकि अभी जो है वो बड़े बड़े टॉपिक रहते हैं। रिजल्ट के बाद हम कंसोलिडेशन सबसे पहले शुरू करेंगे, उम्मीदें वासिक है। अच्छा जी, मोई साहब कह रहे हैं रिपीट कर दें छुट्टियों का। ट्यूसडे वेडनेसडे की छुट्टी है बस, मंडे को क्लास होगी, और उसके बाद थर्सडे से दोबारा शुरू हो जाएगी। ठीक, चले। हाँ जी, तो प्रेजेंट वैल्यू आ गई 68058। अब ये एग्जाम्पल नंबर 7 की जो हम बात कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 7 में है डिसमेंटलिंग कॉस्ट। आप बता दें इसकी एंट्री क्या बनेगी 68058 की। मसलन आज फर्ज करें है 1/1/15, तो 1/1/15 को एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट हो जाएगा, और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, रिमूविंग एंड रीस्टोरिंग द साइट 68058। अमाउंट बता दें, और अमाउंट तो मैंने लिख दी। हाँ जी, डेबिट क्या होगा? हाँ जी, डेबिट बता दें क्या होगा? एसेट डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये जो प्रोविजन हम करते हैं इसको हम एसेट का पार्ट बनाते हैं, इसे जो है हम एसेट का पार्ट बनाते हैं। तो इसकी एंट्री हो जाएगी
एसेट डेबिट, ठीक है। प्लांट है, फर्ज करें प्लांट है, मशीनरी है, प्लांट डेबिट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, सिक्स 8,058 ये एंट्री पास कर दी हमने। अब क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे? नहीं, जब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की तो फिर हर साल प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये थी 1/1/15 पे प्रेजेंट वैल्यू, 31/12/15 पे फिर निकाल लें। अब एक साल गुजर गया, 1 लाख की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। 1/1 प्लस 0.08 पावर 4, बताएं अमाउंट क्या आती है? हाँ जी, अमाउंट बता दें क्या आती है। अब पावर 4 लगा देंगे, एक साल गुजर गया, 4 साल रह गए, प्रेजेंट वैल्यू निकाल दीजिए। हाँ जी, कल फिर सैटरडे है, कल 12 से 1 बजे एक क्लास होगी और फिर 3 बजे दोबारा होगी। 73503, तो कल जो है वो 3 बजे फिर दोबारा हमारी क्लास शुरू हो जाएगी 73503, और कल हम नया टॉपिक भी शुरू कर देंगे। कितना चेंज आ रहा है प्रोविजन में, कितना प्रोविजन में इंक्रीज आ रहा है? 3 बजे क्यों? 3 बजे क्यों? बिल्ली करे म्यों। संडे को नहीं हो सकती क्लास, संडे ऑफ होता है, तो क्लास जो है वो एकेडमी में आके लेनी होती, घर से नहीं होती क्लास, राइट। तो इसलिए आपकी एक क्लास के लिए जो है वो पूरे मैनेजमेंट को जो है वो मुश्किल में डाल दिया जाए, सिक्योरिटी गार्ड भी आए, पीएन भी आए, उसके बाद आईटी वाले भी आए, तो क्यों ऐसे करने की जरूरत है? डबल क्लास क्यों मोहसिन साहब कह रहे हैं? क्योंकि रमजान में जितनी ज्यादा निकियां करेंगे उतना अजर और सवाब ज्यादा मिलेगा, तो हम चाहते हैं कि हम जो है वो निकियां ज्यादा करें रमजान में, तो इसलिए और ज्यादा पढ़ेंगे तो और सवाब मिलेगा। ये वजह है, और क्या वजह है इसकी? मोहसिन साहब जो है वो बड़े ना हैं भोले कबूतर, सिंपल पिजन जिसको कहते हैं। लो, नेकी के लिए छुट्टी होनी चाहिए। मुझे पढ़ें बताएं, ये जो हम पढ़ते हैं क्या ये इबादत नहीं है? बताएं मुझे, क्या ये हम गलत काम कर रहे हैं? रोजा रख के हलाल काम छोड़ देते हैं, हलाल खाना छोड़ दिया, हलाल पीना छोड़ दिया। वजह क्यों छोड़ दिया हलाल खाना हलाल पीना? ताकि एक ट्रेनिंग हो जाए कि भाई हराम के तो बिल्कुल करीब नहीं जाना। इन औकात में फजर से लेकर मगरिब तक तुमने हलाल चीजों के करीब भी नहीं जाना, खाना भी नहीं है, हलाल है, सारा कुछ पड़ा हुआ, खजूरें, पानी, दूध, सब कुछ जो है वो अवेलेबल है। लेकिन मगरिब की अजान होगी तो फिर खाओ पियो मौज करो। इन औकात में नहीं खाना पीना। एक ट्रेनिंग हो रही है, हलाल से रोक के बताया जा रहा है कि हराम के तो बिल्कुल करीब नहीं जाना। तो अगर हम हराम से नहीं रुकते और हम हराम काम करते रहते हैं, झूठ बोलना हराम है, रोजा रखा झूठ बोल दिया, रोजा का फायदा ही कोई नहीं, रोजा होगा ही नहीं। नमाज के बगैर रोजा नहीं होता, किसी से पूछ के देख लीजिएगा। और हम रोजा रखें और नमाज एक भी ना पढ़ें, रोजा ही नहीं हुआ। और रोजा तो ऐसी नेकी है जिसका सवाब फरिश्तों को नहीं लिखना आता। जो भी नेकी करें फरिश्ते उसका सवाब लिखते हैं। रोजा लिखें तो फरिश्तों को हुक्म है लिख दो कि रोजा, उसका सवाब अल्लाह ताला ने खुद देना है, बल्कि अल्लाह ने कहा उसका अजर मैं हूं। वो मेरे से एक, जितनी भी बातें हैं, नमाज दिखावे के लिए पढ़ी जा सकती है, ठीक है, हज दिखावे के लिए किया जा सकता है, ज़कात दिखावे के लिए दी जा सकती है, किसी के साथ कोई भला कर दें, सदका दिखावे के लिए कर दें, सब काम दिखावे के लिए हो सकते हैं। लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ अल्लाह और बंदे को पता है, ठीक है। किसी को नहीं पता रोज़ा रखा है कि नहीं, बाथरूम में जाएं जाके पानी पी लें, ठीक है। अब तो बाथरूम से पानी भी नहीं पी सकते, छोटे तो वे तो पी लेते थे, बाथरूम जाते इसलिए थे कि 2-4 घुट जो है वो पा रहे हैं, क्योंकि सबके सामने तो नहीं ना पीना। रोजा रखते थे, जाके बाथरूम में आराम से पानी पिया, या और कुछ नहीं तो पाइप पकड़ा, पानी लगाने के बहाने, बच्चे होते हैं जब छोटे, उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पानी लगाने के बहाने पौधों को पकड़ा पाइप और थोड़ा सा मुंह को भी लगाया पानी और पी गए, चलो और कुछ नहीं खाना पीना तो पानी तो पियो ना। लेकिन ये ऐसी इबादत है कि बंदा जो है वो अकेला भी हो, पानी के एक घूंट हलक से नीचे नहीं उतारता। क्यों? पता है कि अल्लाह देख रहा है, ठीक है।
मोहित साहब कह रहे हैं आप ऐसे करते थे, आप भी छोटे होते हुए ऐसे ही करते थे। जब तक बंदे को समझ ही ना होती बंदा ऐसे ही करता है। हाँ जी, मट्टी भी खाते होंगे, उसमें छोटी छोटी कीड़ियां होती हैं, वो भी बड़े मजे की खाते होंगे आप। चले खैर, अल्लाह माफ करे, तौबा या अल्लाह, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, फिर अच्छा नहीं लगता। तो खैर तो जनाब बात यह है कि क्या ये गलत काम है जो हम कर रहे हैं, बात यहां से चली थी। अगर ये गलत है तो फिर तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है, फिर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रोजा रख के तो हम अकाउंटिंग पढ़ना शुरू कर दें, गलत काम, गुनाह का काम, ये गलत बिल्कुल नहीं है। ये इबादत है हमारी, नेकी कर रहे हैं हम, सवाब लिखा जा रहा है, ठीक है। तो जनाब ये नेकियां हैं, सिर्फ नीयत की बात है कि नीयत क्या है कि हमने कल को हलाल कमाना है, तो बस सवाब ही सवाब है। और अगर नीयत गलत हो कि जो है वो ठप्पे पे टप्पा लगाना है और पैसे कमाते जाएंगे बस, तो फिर जो है फिर हराम हो जाएगा। अच्छा जी, अब जो है मुझे ये बताएं कि मोहसिन साहब ने सवाल पूछा था कि क्यों जो है वो क्लास एक्स्ट्रा कर रहे हैं। हमारी क्लास का टाइम कम हो गया हुआ है, 12 से 1 बजे तक क्लास होती है, तो वो जो 15 मिनट शॉर्ट हो गए ना, वो फिर सैटरडे को हम क्लास किया करेंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि ये उसमें और लोग भी क्लास लेते हैं और सब्जेक्ट्स भी होते हैं, तो वो थोड़ी सी 15 मिनट की एडजस्टमेंट से काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा हो जाना था। तो मैंने कहा ठीक है, फ़ायदा होता है लोगों को तो कोई ऐसा मसला नहीं है, हम अपनी क्लास 15 मिनट पीछे कर लेते हैं। तो इसलिए हमने उसको जो है वो, आगे लोग जो एंड पे थे वो इफ्तारी के टाइम पे क्लास पढ़ा रहे हो, तो चलो वो जल्दी फारिग होकर घरों को चले जाएंगे वगैरह वगैरह। अच्छा जी, लो जनाब, तो इसलिए हमें ना क्लास एक्स्ट्रा करनी होगी, वरना फिर एंड पे हमारी दौड़ने लगी होंगी। तो अगर हम जो है वो साथ साथ काम नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा। तो इसलिए जो है वो आगे संडे को छुट्टी है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लास जो है ना वो हमारी हो जाएगी। मोहसिन साहब जज्बाती हो गए, कहते सारा दिन क्लास रख लें। मोहसिन साहब आप जितना भी हमारे मोहसिन न बने, ठीक है, ज़्यादा एहसान मंदी जो है ना वो भी काम ख़राब करेगी। तो बस हम जो है वो घंटा 1.5 घंटा देखेंगे ना, 3 बजे शुरू करेंगे, तो फिर उसके बाद आपकी हिम्मत हुई मेरी हिम्मत हुई, मिला के घंटा क्लास हो गई तो ठीक है, 1.5 घंटा हो गई तो मैक्सिमम 1.5 घंटा, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं करेंगे। हाँ जी, तो 5445 से अमाउंट जो है वो बढ़ रही है, इसको अब रिकॉर्ड करना है, इसको हमने रिकॉर्ड करना है। कैसे रिकॉर्ड करना है? प्रोविजन क्रेडिट कर देनी है 31/12/15 को, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, $5445। और डेबिट क्या करेंगे? इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट, या इसको कह दें फाइनेंसिंग कॉस्ट, या इसको कह दें बोरिंग कॉस्ट। ये बोरिंग कॉस्ट है, फाइनेंसिंग कॉस्ट है, एक ही बात है, ठीक है। तो इंक्रीज इन प्रोविजन जो होगा उसे फाइनेंसिंग कॉस्ट लिखेंगे, और ये फाइनेंसिंग कॉस्ट जो है ये किधर जाएगी? ये एक्सपेंस होगा, एसओसीए में जाएगा, एसेट में नहीं जाएगा, एक्सपेंस इन एसओसीए। तो ये पहला पॉइंट है, इसके साथ दूसरा पॉइंट लिखते हैं, इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ जाएगी, किस वजह से बढ़ेगी? ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, टाइम पास होने की वजह से, टाइम आगे गुजरता जा रहा है, लायबिलिटी बढ़ती जा रही है। इफ, हाँ जी, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड एज फाइनेंसिंग कॉस्ट, एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे उसको।
यहाँ पे लिखा भी हुआ है, when discounting is used, carrying amount of provision increases in each period to reflect the passage of time. This increase is recognized as borrowing cost. उसे एक्सपेंस आउट कर देंगे, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये हर साल अमाउंट जो है ये इंक्रीज होती जाएगी और इसे जो है वो हम एक्सपेंस शो करते रहेंगे। अगले साल की कैलकुलेशन करते हैं 31/12/16। अब इस अमाउंट ने हर साल इंक्रीज होना है, जितना इंक्रीज होगा इंटरेस्ट। लो जी 31/12/16 की अमाउंट कैलकुलेट करिए। हाँ जी 2 साल गुजर गए, 3 साल बाकी हैं। 100,000 इंटू 1/1 प्लस 0.08 पावर 3। अमाउंट निकाल दें, क्या आती है 79383। अब यहां तक तो हम पहुंच चुके हुए हैं, इससे आगे कितना और चेंज आ रहा है, फिर उसकी एंट्री कर देंगे, इंटरेस्ट डेबिट और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट। हाँ जी कितना डिफरेंस 5880। फिर इसी तरह 31/12/17 पे जाएंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे। अब 3 साल गुजर चुके, 100,000 इंटू 1/1 प्लस 0.08 पावर 2। फिर एंट्री पास कर देंगे, करें इसको कंप्लीट, शाबाश। 85734 आ गया, बिल्कुल सही हो गया। और फिर हम अमाउंट की एंट्री पास कर देंगे, इस तरह चलते जाएंगे और आखिरी साल में जाके 1 लाख रुपया पूरा आ जाएगा। तो ये आखिरी साल में अमाउंट रिकॉर्ड हो जाएगी। चेक करें जी, ये फिगर्स आ जाती हैं। हाँ जी राइट, 2016 की एंट्री दिखा दें। हाँ जी 2016 की एंट्री ये है, 2016 की एंट्री। एंट्री वही है सेम, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट। एंट्री यही चलती रहेगी हर साल, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्रेडिट, सेम एंट्री होगी, बस अमाउंट चेंज होती जाएगी। क्लियर? अच्छा जी, अब एक बात और करते हैं इसी से रिलेटेड कि हमने क्या किया, हमने ये अमाउंट थी 68,000 पहले साल में कैलकुलेट की, रिकॉर्ड कर दिया प्रोविजन।
उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर हमने दोबारा से 4 साल पे इसी साल बल्कि एंड पे 4 साल पे कैलकुलेशन की और फिर इनका जो डिफरेंस था वो हमने यहाँ पे एंट्री पास कर दी। एक और भी तरीका है, वो क्या है कि आप जो है वो दो प्रेजेंट वैल्यूज को कंपेयर करने के बजाय 68,058 इस पे 8% कैलकुलेट करें रेट लगा के, आप देखेंगे ये अमाउंट आएगी। चेक कीजिए 68058 इंटू 8%, तो तब भी यही अमाउंट आ जाएगी, सेम ये अमाउंट बन जाती है। तो चाहे प्रेजेंट वैल्यू से आ जाए, चाहे जो आपके पास एग्जिस्टिंग फिगर है उस पे रेट अप्लाई करके आप कैलकुलेशन कर लें, अमाउंट सेम आ जाएगी। दोनों तरह से एक ही आंसर आएगा। अब अगर हम अगले साल पे जाके कैलकुलेशन करना चाहें तो अब अमाउंट कितनी है, अब अमाउंट है हमारे पास 73503, ये एंट्री करने के बाद अमाउंट हो गई 73503। लायबिलिटी इस पे 8% अप्लाई कर दें और आप देखें ये वाली अमाउंट आ जाएगी। तो आपके पास जो अमाउंट क्यूमुलेट होके आती जाएगी उस पर आप 8% लगाते जाएं, तब भी सेम फिगर आ जाएगी। तो आसान कैलकुलेशन भी इस तरह से की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर है 16। दस नंबर का सवाल है। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर 2015-16। 2 साल की एंट्रीज करनी है बस। क्वेश्चन है क्रीम लिमिटेड बॉट अ स्पेशल पर्पज इंजीनियरिंग प्लांट ऑन 1 जनवरी 2015। इत्तेफाक से वही डेट आ गई 1 जनवरी 2015 एट अ कॉस्ट ऑफ 175 मिलियन इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स। सेल टैक्स रिफंडेबल है 17%। आप बताएंगे प्लांट को कितने पे रिकॉर्ड किया जाए? हाँ जी, प्लांट को कितने पे रिकॉर्ड किया जाए? 1755 पे, या उसमें से जो है वो सेल टैक्स को अलहदा कर दिया जाए? हाँ जी बता दें। सेल टैक्स अलहदा कर देंगे, ठीक है। अब सेल टैक्स सीधा 17% नहीं लेंगे, सीधा 17% नहीं लेना, ये अमाउंट है इसमें शामिल है। इसका मतलब है ये अमाउंट 117 के बराबर है, उसमें पहले से शामिल है। 100 प्लस 17 117 पे इंटू 100 कर दें तो आपके पास आ जाएगा 1500, ठीक है। 1755 पे 17% नहीं लगेगा, ये अमाउंट पहले ही 117 के बराबर है, इसमें 17% इंक्लूडेड है, इंक्लूसिव, तो 1500 का एसेट बनेगा। क्या एंट्री पास हो जाएगी? प्लान डेबिट 1500 से, लेकिन पैसे हमने कितने दिए? क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी, पैसे हमने कितने दिए हैं? 1755, 1755, 1-1-15 को ये एंट्री पास कर देंगे और बाकी क्या होगा? सेल टैक्स रिफंडेबल, $255, ये एंट्री पास हो जाएगी। सबसे पहली एंट्री जनरल एंट्रीज उसने कही है, जितनी भी हैं सारी करनी पड़ेंगी। उसके बाद KL इज रिक्वायर्ड टू डी कमीशन द प्लांट आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 years। डी कमीशन क्या होता है? डी इंस्टॉलेशन, डी कमीशनिंग, डिसमेंटलिंग, ये सारे ऑल्टरनेट वर्ड्स हैं। डिसमेंटल करेंगे 2 साल के बाद। डी कमीशनिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 300 मिलियन। कमीशनिंग होता है उसको इंस्टॉल करना, डी कमीशनिंग उसको डी इंस्टॉल करना। 300 मिलियन कॉस्ट है। एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट इज 11%, 11% उसका डिस्काउंट रेट है। तो इसका मतलब अब हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालें। प्रेजेंट वैल्यू क्या आती है? 300 की प्रेजेंट वैल्यू, 300 की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दें। 300 मल्टीप्लाइड बाय 1/1 प्लस 0.11 पावर 2,
ये भी प्लांट को डेबिट कर देंगे इसी डेट पे, प्लांट डेबिट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्रेडिट 243.48 डेसिमल लिख लें, 243.48 ये अमाउंट आ गई। एक 15, अब 31/12/15 पे आ जाए, साल गुजर गया, इस पे 11% इसी पे लगा दें। हाँ जी, 243.48 पे एक तरीका ये प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, दूसरा ये है इसी पे रेट अप्लाई कर दें। हाँ जी, उसकी एंट्री पास कर देंगे, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, जो भी लिख देंगे, बोरिंग कॉस्ट डेबिट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट या फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट 26.78, प्रोविजन का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। और इसके अलावा और कोई एंट्री 31/12 पे नीचे बताया हुआ है कि एसेट जो है उसको क्या है, यूजेस द कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी प्लांट इज बीइंग डेप्रिसिएटेड यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ कितनी है बताया हुआ है, यूजफुल लाइफ तो पता ही नहीं हमें, फिर डेप्रिसिएशन तो नहीं लगा सकते ना। हाँ जी, यूजफुल लाइफ तो बताई नहीं कहीं पे, यूजफुल लाइफ ये बताई हुई है, उसने कहा उसको 2 साल बाद डीकमीशन कर देंगे, तो इसका मतलब है लाइफ सिर्फ 2 साल है, लाइफ जो है वो सिर्फ 2 ईयर्स है, तो उसको 2 पे डिवाइड कर दें, डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर दें, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। हाँ जी, कितने से 1500 और 243, 1743.48 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये दोनों अमाउंट्स, ये भी प्लांट को डेबिट हुआ, ये भी प्लांट को डेबिट हुआ। हाँ जी, बता दीजिएगा अमाउंट 871.74, 871.74 2678 कैसे आया, 2678 कैसे आया, $243.48 पे 11% लगाया तो ये अमाउंट आ गई, ठीक है। ये 2678 नहीं है, इसमें ये पॉइंट है यहाँ पे, हाँ जी, पॉइंट नजर आया। $26.78 है। छोटे छोटे टिमकने से भी लग के नजर आ रहे हैं। जी तो आकाश आप कर लें, करके आप बताएं अमाउंट ये बनती है कि नहीं बनती। हाँ जी, आकाश मियाँ करें, बिल्कुल सही है। 300 इंटू 1/1 प्लस 0.11 पावर 1, 1 साल रह गया, तो करें और दोनों का डिफरेंस निकाल के देखें इतना बनता है कि नहीं बनता। तो 270.27 का और इसका फर्क निकाल लेना भाईजान, 270 पे लेके जाना ना, तो 270 और 243 का फर्क निकालने कितना आता है, कैलकुलेटर पे माइनस करके देखें। ये भी जो हमने पीछे एंट्रीज की तो डिफरेंस लेके एंट्री पास करते थे ना, उस पर आपने शायद मिस कर दिया। ये देखें, ये अमाउंट थी और फिर ये अमाउंट थी, इन दोनों का फर्क लेके जितना इंक्रीज है उतने की एंट्री पास की। हाँ जी बता दें, ठीक है, चलें सही हो गया। इसी तरह दूसरा साल भी कर लेंगे, हो जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन 16 आपने पूरा करना है।
कर ही दें, बल्कि 2-3 मिनट ही और लगने हैं। डेप्रिसिएशन की अमाउंट यही होगी और ये अमाउंट चेंज हो जाएगी 243 प्लस 26, जो भी अमाउंट बनेगी उस पर फिर रेट लगाएंगे। कर दीजिए, अगले साल की 2 एंट्रीज और हो जाएंगी। कर दें, शाबाश। हाँ जी, अगले साल की अमाउंट बन रही है 29.72। तो इंटरेस्ट की एंट्री जो अगले साल करेंगे वो हो जाएगी 29.72 से 2016 की एंट्रीज क्या हो जाएंगी, 29.72 हो जाएगा और ये अमाउंट सेम आ जाएगी 871.74। और फिर लाइफ खत्म हो गई 31/12/16। डिस्पोजल का कुछ बताया, डिस्पोजल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एसेट की लाइफ खत्म हो गई है, उसकी डेप्रिसिएशन भी उड़ा दें और एसेट भी उड़ा दें, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, प्लांट डेबिट। ठीक है, जाहिर है जब लाइफ खत्म हो जाए तो हम एसेट को क्या करते हैं, परमानेंटली रिटायर कर देते हैं। तो अगर एसेट डिस्पोज नहीं भी हुआ तो परमानेंटली रिटायर हो गया। तो जब परमानेंटली रिटायर हो गया तो उसे हम जो है वो डिस्पोजल में ट्रांसफर कर दें या डिस्पोजल के बगैर डायरेक्ट एंट्री कर दें। तो 1743.48 और 1743.48 ये आखिरी एक एंट्री साथ और कर देंगे। नहीं जनाब, क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। बताइए क्वेश्चन हमने कौन कौन से अभी तक नहीं किए, कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक नहीं हुए। 17-18 ठीक हो गया, और इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन नंबर 8 भी नहीं हुआ, अभी 8 भी रहता है। चलिए ये लीजिए 8 भी दे दिया। तो कितने सवाल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सवाल सिर्फ हो गए, ज्यादा तो नहीं है। सिर्फ नहीं, अभी करते हैं ना सवाल, आप परेशान क्यों होते हैं, अभी क्वेश्चन करते हैं। ज्यादा हो गए ना, इनमें से भी कुछ सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लो जनाब क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, कमर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड इज फेसिंग लिटिगेशन ड्यू टू एन alleged breach of contract. The directors have made the following assessment about the damages. Contract contains a clause that prescribes damages of 5 million in case of default. 60% probability. अच्छा, आप मुझे बताएं ये जो probabilities हैं ये अमाउंट की probabilities हैं
ये चांसेस ऑफ अकरेंस की हैं। सवाल को देखें, गौर करें और बताएं कि ये जो 60%, 40%, 40%, 5% है, क्या ये चांसेस ऑफ अकरेंस हैं, ये चांसेस ऑफ अमाउंट है? दो बातें होती हैं ना, ये चांसेस ऑफ अमाउंट हो, चांसेस ऑफ अमाउंट हो तो वो होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करना, और चांसेस ऑफ अकरेंस हो तो उससे हम डिसाइड करते हैं कि ये प्रोबेबल है, ये जो है वो सर्टन है, या ये पॉसिबल है, या ये रिमोट है। तो इन चारों में से कौन सा सिनेरियो बनता है वो हमने डिसाइड करना होता है। हाँ जी, चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट या चांसेस ऑफ अमाउंट। ये चांसेस ऑफ हाँ जी, ये चांसेस ऑफ अमाउंट नहीं है, ये चांसेस ऑफ अकरेंस है कि 5 मिलियन जो है वो डिफॉल्ट कर जाए तो देना पड़ेगा। क्या चांसेस है? 60%। आपने फिर इसको पढ़ा नहीं शायद ध्यान से। द कंपनी हैज इनकर्ड अ सम ऑफ 6 लाख रुपए एज लीगल एक्सपेंसेस ऑफ विच 50% इज रिकवरेबल इन केस ऑफ फेवरेबल डिसीजन। 50% उसका मिल जाएगा, इस बात के 40% चांसेस हैं। प्लेंटिफ हैज क्लेम्ड 1 मिलियन एज लीगल एक्सपेंस। इस चीज के 40% चांसेस हैं कि प्लेंटिफ जिसने हमारे खिलाफ केस किया कि हमें उसको जो है वो लीगल एक्सपेंसेस देने पड़ जाएं। प्लेंटिफ हैज आल्सो क्लेम्ड, वो जो अग्रीव पार्टी है, हैज आल्सो क्लेम्ड 500,000 एज इंटरेस्ट ऑन डैमेजेस। इस चीज के 5% चांसेस है कि हमें ये भी 5 लाख रुपया देना पड़ जाए। अमाउंट के नहीं है कि अमाउंट, ये अमाउंट के चांसेस, ये अमाउंट के चांसेस, ये सारे अलग अलग इवेंट के चांसेस हैं, ऐसा होने के चांसेस। तो पहला जो है वो है 60% चांसेस, प्रोबेबल है। प्रोबेबल ही होता है ना 60% चांस, प्रोबेबल है। चाहे वो एसेट हो चाहे लायबिलिटी हो, 60% चांस होता है प्रोबेबल। डैमेजेस हमने देने हैं कि हमें मिलने? हाँ जी, कंपनी इज फेसिंग लिटिगेशन, हमारे खिलाफ लिटिगेशन हुई है तो हमने देने हैं। ये लायबिलिटी है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। ठीक है, तो इसको रिकग्नाइज करेंगे। क्या करेंगे? रिकग्नाइज कर लेंगे। लायबिलिटी प्रोबेबल हो तो उसकी एंट्री पास करते हैं, 5 मिलियन की एंट्री पास कर देंगे, लायबिलिटी रिकॉर्ड कर देंगे। सोच लें जी, पहला पॉइंट ओके। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। द कंपनी हैज इनकर्ड अ सम ऑफ रुपीज 6 लाख रुपए एज लीगल एक्सपेंसेस। कंपनी ने, कमर ट्रेडिंग कंपनी ने 6 लाख रुपए लीगल चार्जेस पे कर दिए, ऑफ विच 50% इज रिकवरेबल इन केस ऑफ अ फेवरेबल डिसीजन। अगर हमारे हक में डिसीजन हो गया तो हम 50% इसमें से रिकवर कर लेंगे। ठीक है, दूसरी पार्टी को देने पड़ जाएंगे पैसे, वो हमें पैसे देगी, लेकिन इस चीज के चांसेस क्या हैं? 40% है कि ऐसा हो कि हमारे हक में डिसीजन हो जाए, इसके चांसेस 40% है। तो ये पॉसिबल का सिनेरियो है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की बन रही है कि कॉन्टिजेंट एसेट की बन रही है? हाँ जी, ये पॉसिबिलिटी क्या बन रही है? कॉन्टिजेंट एसेट के हमें पैसा मिल जाएगा। हम केस जीत गए तो हम पैसे ले लेंगे कॉन्टिजेंट एसेट। तो कॉन्टिजेंट एसेट है, पॉसिबल है, तो उसको डिस्क्लोज कर देंगे। ठीक है ना? हाँ जी, डिस्क्लोज ही करते हैं ना, नथिंग टू डू करेंगे। कॉन्टिजेंट एसेट के केस में पॉसिबल हो तो क्या करना है? नथिंग टू डू करना है, कुछ भी नहीं करना, कोई डिस्क्लोजर नहीं आएगा। तो सेकंड का क्या होगा? नथिंग टू डू, कुछ भी नहीं करना इसका, ना कोई डिस्क्लोजर ना कोई एंट्री। आगे चलते हैं। प्लेंटिफ हैज क्लेम्ड, प्लेंटिफ है वो अग्रीव्ड पार्टी जिसने हमारे खिलाफ केस किया हुआ है, उसने भी क्लेम कर दिया लीगल एक्सपेंसेस। उन्होंने कहा कि केस अगर वो हमसे जीत जाते हैं, हम हार जाते हैं, तो वो 1 मिलियन उन्होंने कहा लीगल खर्चा हम देंगे, हमसे डिमांड कर रहे हैं वो। तो इसके चांसेस हैं 40% कि हमें ये पैसे देने पड़ जाएं, हमें ये पैसे देने पड़ जाएं। ये भी पॉसिबल है, और ये चूंकि कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है तो इसलिए इसका डिस्क्लोजर हो जाएगा।
फिर आगे प्लेंटिफ हैज ऑल्सो क्लेम 5 लाख रुपए एज इंटरेस्ट ऑन डैमेजेस, वो बढ़ते ही जा रहे हैं, वो 5 लाख रुपया जो है इंटरेस्ट भी वो डैमेजेस पे क्लेम कर रहे हैं। तो इस चीज के चांसेस 5%, यानी कि रिमोट एडा भी नहीं हो है कि कोर्ट अगर हमारे खिलाफ डिसीजन कर दो कि चलो जी इंटरेस्ट भी दो, रिमोट चांसेस हैं। तो रिमोट चांसेस हैं तो फिर क्या करेंगे, फिर नथिंग टू डू, कुछ भी नहीं करेंगे, ना कोई डिस्क्लोजर है, ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, इट इज अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बट चांसेस आर रिमोट। ठीक है, तो इट मीन्स वी हैव नथिंग टू डू। लो जी, सवाल नंबर 8 भी करवा दिया आपको, होमवर्क कम कर देते हैं, बहुत ज्यादा हो गया। ये लें जनाब, क्वेश्चन नंबर 8 निकाल दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए, 6 आपके लिए छोड़ देते हैं, और हाँ 7 तो भी रहने दें, 7 तो भी मैं दे ही नहीं रहा आपको। चलो एक और सवाल कट कर दिया, क्वेश्चन वो तो लिखा ही नहीं मैंने 7। क्वेश्चन नंबर 5 वो भी करते हैं। हाँ जी 7 दिया नहीं, 6 आप कर लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अभी। ये लें जी, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। Onshore Limited entered into a contract to supply bricks to new foreign customer on February 1, 2014. This order is for the supply. इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? Discuss how this matter should be accounted for in the financial statements. ठीक है, 31 दिसंबर 14 में कैसे आएगा? हाँ जी, कॉन्टैक्ट हुआ February 1, 2014. This order is for the supply of 10 million bricks per month from 1st June to 31 मार्च 2015. ठीक है, 10 मिलियन ब्रिक्स पर मंथ हमने डिलीवर करनी है, और जून से लेके मार्च तक चलना है ये कॉन्ट्रैक्ट, जून 14 से लेके मार्च 15 तक, और हमारा ये एंड है जून 14 इस वक्त। ए टोटल ऑफ 100 मिलियन ब्रिक्स, 100 मिलियन, 10 महीने जून से लेके मार्च तक। A special order was placed for these bricks as they are not ordinary bricks but are to be used in the construction of a royal garden for the Prince of Brunei. हाय कितना बड़ा ऑर्डर मिल गया। On February 1, 2014, UL estimated that the contracts would cost 10 million. 10 मिलियन उस पर जो है वो खर्चा आएगा। पेनल्टीज फॉर लेट डिलीवरी अमाउंटेड टू 5 लाख रुपया, अगर लेट किया तो 5 लाख रुपया पेनल्टी होगी। एंड पेनल्टी टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट अमाउंटेड टू ₹2 मिलियन, अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं तो 2 मिलियन देना पड़ेगा। पेबल इमीडिएटली ऑन लेट डिलीवरी और कैंसिलेशन, जब लेट डिलीवरी करेंगे तो 5 लाख रुपया देना है, और 2 मिलियन है कैंसिल करने का, जब भी कैंसिल किया देना पड़ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इज फिक्स्ड एट ₹1.5 मिलियन पर मंथ। 1.5 मिलियन पर मंथ रेवेन्यू है, ये 10 मिलियन दिया हुआ था, तो पर मंथ कॉस्ट कितनी बनेगी? हाँ जी, कॉस्ट पर मंथ कितनी आएगी? ये 10 मिलियन टोटल है, तो कॉस्ट पर मंथ जो है वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 1 मिलियन। तो आप देखें कि हमें जो है वो क्या हो रहा है, बेनिफिट होगा। ठीक है, अभी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके मुताबिक बेनिफिट नजर आ रहा है कि 1 मिलियन का बनाएंगे, 1.5 मिलियन का सेल आउट कर देंगे। ठीक है जी, ये सारी उसकी टर्म्स आ गई, चेक कर लें। ठीक है, बात कोई मुश्किल तो नहीं इसमें। अब चलते आगे। बिटवीन फरवरी एंड जून 2014 प्राइसेस ऑफ सप्लाईज इंक्रीज मोर देन एक्सपेक्टेड। शुरू में कॉन्ट्रैक्ट कभी ऑनरेस नहीं होता, प्रॉफिट नजर आ रहा था, लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ साथ क्या हुआ, प्राइसेस बढ़ गई हैं, और कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द फर्स्ट बैच वाज 8 लाख रुपया। 8 लाख रुपया जो है वो पहला बैच बनाने पे आया। प्राइसेस कंटिन्यूड टू राइज बाय दिसंबर 31, 2014। ₹12 मिलियन हैड ऑलरेडी बीन स्पेंट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। इट वाज, अच्छा ये रैंड हमारा दिसंबर है, ठीक हो गया।
इट वाज बजटेड दैट अ फर्दर ऑफ 8 मिलियन वुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑनरेस हो गया कि नहीं हुआ? हाँ जी, ऑनरेस हो गया, क्योंकि आप देखें 12 मिलियन हम लगा चुके हैं और अभी 8 मिलियन और लगना है, तो 12 और 8 कितना हो गया? 20 मिलियन। 20 मिलियन का हमारा खर्चा हो जाना, ठीक है, 20 मिलियन का हमारा खर्चा बन जाएगा। और रेवेन्यू कितना मिलेगा? रेवेन्यू सिर्फ 15 का मिलना है, तो 5 मिलियन का सीधा सीधा नुकसान नजर आ रहा है। अब देखते हैं 31 दिसंबर पे क्या हुआ। 31 दिसंबर पे जो है 12 मिलियन हम लगा चुके हुए हैं, 12 मिलियन का खर्चा कर चुके हुए हैं। और कितने महीने हो गए? मंथ कितने हो गए? हाँ जी, जून से लेके, अच्छा ये मैं आपको बता दूं, आपने क्वेश्चन करने होंगे बस ये वाले 6, 17, 18 काफी हैं, बाकी जो सवाल हैं वो छोटे छोटे हैं, वो बाद में होते रहेंगे। हाँ जी, 7 मंथ गुजर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा जो हम कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। हाँ जी, 7 मंथ गॉन, तो 7 मंथ का रेवेन्यू कितना है? मल्टीप्लाई कर लें 1.5 इंटू 7, 10.5 मेरा ख्याल है ये बन जाएगा, 10.5 मिलियन जो है वो बन जाएगा। अच्छा जी, 10.5 मिलियन जो है वो रेवेन्यू बन गया यहां तक। बारह मिलियन हम इनकर कर चुके हैं, 8 मिलियन हमने और लगाना है अभी। आप मुझे ये बताएंगे कि अभी हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है? कोई स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन है? कोई स्टॉक पड़ा हुआ है? स्टॉक तो कोई नहीं है ना। कोई हमने जो है वो काम लेट किया, काम भी लेट नहीं किया, जिसका मतलब है 7 मंथ की जो है वो गुड्स डिलीवर हो चुकी हैं, तो अभी कोई पेनल्टी वगैरह की बात नहीं है, डिलीवरीज हो चुकी हैं। और उस पर कितने पैसे हमने लगा दिए हैं? उस पर हमने 12 मिलियन लगा दिए हैं, तो 12 को माइनस करें तो देखें कितना आ गया, 1.5। ये लॉस हो चुका है ऑलरेडी, ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो चुका होगा, ऐसे ही होगा ना, काम हम करते जा रहे हैं और 1.5 का हमें लॉस हो चुका हुआ है। अब हमने देखना फ्यूचर में क्या हो रहा है हमारे साथ, ठीक है। 10.5 का रेवेन्यू भी रिकॉर्ड हो गया और 12 मिलियन जो हमने खर्चा किया वो खर्चा भी रिकॉर्ड हो गया। अब आगे देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होना है, फर्दर हमें कितना रेवेन्यू मिलना है। 3 महीने और है, 3 इंटू 1.5, 4.5 का रेवेन्यू मिलेगा हमें। और कॉस्ट कितनी आएगी? फर्दर कॉस्ट 8 मिलियन की कॉस्ट है, तो इसका मतलब है फर्दर लॉस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 8, 4, 3.5। ये 3.5 जो है ये एक्सपेक्टेड लॉस है, 3.5 जो है वो एक्सपेक्टेड लॉस है ड्यू टू द ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट। तो आप मुझे बता दें क्या 3.5 मिलियन की जो है वो हम एंट्री पास कर दें? ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो हमें लॉस होना है फ्यूचर में उसकी एंट्री पास कर दी जाए कि ना की जाए? ये पॉइंट कल ही हमने पढ़ा था मेरा ख्याल है, या परसों पढ़ा था। नहीं करें तो फिर क्या करें? ये तो बाइंडिंग है, तो एंट्री नहीं पास करेंगे। हाँ जी बताएं, एंट्री नहीं पास करेंगे, डिस्क्लोजर देंगे। ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट में जो लॉसेस होते हैं उसको तो रिकॉर्ड करते हैं, उसको रिकॉर्ड करेंगे। ऑल्टरनेट भी देखना है। ऑल्टरनेट क्या है कि हम कैंसिल कर दें। अगर हम कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करें तो फिर क्या होगा? फिर पेनल्टी पड़ जाएगी। कितनी पेनल्टी है?
2 मिलियन मेरा ख्याल पड़ा था हमने, ठीक है, बताया हुआ था 2 बिलियन की पेनल्टी है, 2 बिलियन की पेनल्टी है। तो प्रोविजन करेंगे किसकी, इन दोनों में से लोअर अमाउंट की प्रोविजन करनी, तो 2 बिलियन की प्रोविजन कर देंगे हम, पेनल्टी डेबिट, प्रोविजन फॉर पेनल्टी, क्योंकि हमें फायदा किसमें कि हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें, कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो ज्यादा नुकसान होगा, तो हम कम नुकसान की तरफ जाएंगे, तो 2 बिलियन की प्रोविजन कर देंगे पेनल्टी की। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन आपको इसलिए कराया कि आगे ये क्वेश्चन नंबर 17 करने में आपको हेल्प भी कर रहा होगा। तो 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दिए, ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 कंप्लीट हो 5, क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे थे, ये कंप्लीट हो गया। तो 3 क्वेश्चन आपने करके आना है, क्वेश्चन नंबर 6 करना है, 17 करना है और 18 करना है। ठीक है जनाब, ओके। फिर कोई सवाल, कोई पॉइंट इससे रिलेटेड बता दीजिए। तो कल फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी 12 से 1 बजे तक, उसमें हम अपना ये स्टैंडर्ड कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और फिर जो 3 बजे क्लास होएगी उसमें नया टॉपिक शुरू कर देंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्वेश्चन 15 का क्या फरमा रहे हैं कि क्वेश्चन 15 भी रहता है आधा, कल बताइएगा, देख लेंगे उसे भी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।